डियर स्टूडेंट्स, रसारोहण के जो सिद्धांत हम पढ़ रहे हैं, पिछले वीडियो लेक्चर के अंदर हमने पढ़े थे वाइटल फोर्स थ्योरीज यानी जैविक बल सिद्धांत। आज हम पढ़ेंगे फिजिकल फोर्स थ्योरीज। फिजिकल फोर्स थ्योरीज में पहला जो सिद्धांत है वो है इम्बाइबिशन थ्योरी यानी अंतः शोषण सिद्धांत, और यह सिद्धांत अंगर 1868 के द्वारा दिया गया था और सेक्स ने इसको सपोर्ट किया था। इस सिद्धांत के अनुसार जाइलम की जो सेल वॉल होती हैं उनमें इम्बाइबिशनल फोर्स की जो वैल्यू होती है वो 100 से 1000 एटमॉस्फेरिक होती है, जो कि सबसे लंबे वृक्ष तक जो उसका अपेक्स होता है, शीर्ष होता है, वहाँ तक भी जल संवहन करने में सक्षम होती है। लेकिन रिंजिंग प्रयोग के अनुसार, वलय प्रयोग के अनुसार जल संवहन कोशिका जो कैविटी होती है यानी ल्यूमेन से जो होता है, न कि सेल वॉल से। इसलिए इस सिद्धांत को मान्यता नहीं दी गई है, यानी इम्बाइबिशन जो सिद्धांत है वो इसके लिए उपयुक्त नहीं माना गया है। दूसरा सिद्धांत दिया गया था कैपिलरी थ्योरी, और इस परिकल्पना को बनाया था बॉम के द्वारा 1809 के अंदर। उनके अनुसार यदि कांच की केशिका नली को यानी कैपिलरी ट्यूब को अगर जल में रखा जाए, यानी उसका जो बेस है उसको अगर जल में रखा जाए, तो यह जल हम देखते हैं कि कैपिलरी में चढ़ जाता है। और इस सिद्धांत के अनुसार ही वृक्ष की जो जल संवहनी कोशिकाएं होती हैं वो कैपिलरी ट्यूब के समान कार्य करती हैं, लेकिन कोशिकाओं का व्यास अधिक होता है और कैपिलरी जो ट्यूब होती हैं उनका व्यास कम होता है। इसलिए इनमें कुछ सेंटीमीटर तक ही जल चढ़ सकता है, और वे बल जिनके कारण केशिका क्रिया होती है वे पतली नलिकाओं में एक खुली जल सतह पर ही हो सकते हैं, और वृक्षों में यह क्रिया संभव नहीं है। दूसरा कारण इस सिद्धांत को न मानने का यह भी है कि लंबे वृक्षों में वाहिकाओं का व्यास अधिक होता है, यानी जो वेसल्स होती हैं उनके अंदर जो डायमीटर है वेसल्स का वो काफ़ी अधिक होता है। और ऑटम के समय यानी शीत काल के समय जो वुड बनती है और स्प्रिंग वुड जो बनती है उसके अंदर डिफरेंस होता है, परंतु बसंत कास्ट के जो एलिमेंट्स हैं यानी स्प्रिंग वुड के जो एलिमेंट्स हैं वो ऑटम वुड की अपेक्षा अधिक होते हैं। इसलिए इस परिकल्पना को भी गलत माना गया है। तीसरा जो सिद्धांत दिया गया है वो है एटमॉस्फेरिक प्रेशर थ्योरी यानी वायुमंडलीय दाब सिद्धांत। और इस सिद्धांत के अनुसार पत्तियां जल का ट्रांसपायरेशन होने से जाइलम कोशिकाओं में दाब कम हो जाता है, और इसी कमी को पूरा करने के लिए कोशिकाएं नीचे उपस्थित जल को एटमॉस्फेरिक प्रेशर के कारण पूरा कर लेती हैं। और इस सिद्धांत को भी अधिक समर्थन नहीं मिला है, क्योंकि एटमॉस्फेरिक प्रेशर जल को 34 फीट तक ही ऊपर खींच सकता है, और प्लांट्स की जो रूट्स होती हैं उनमें कोई फ्री सरफेस नहीं होती है, इसलिए वहाँ पर जो कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर को डेवलप कर सके। तो किस प्रकार से जल का संवहन होता है यह इस सिद्धांत के द्वारा नहीं समझाया जा सका। चौथा जो इम्पोर्टेंट जो सिद्धांत है जो कि मान्य भी है वह सिद्धांत है ट्रांसपायरेशन पुल एंड वाटर कोइजन थ्योरी यानी वाष्पोत्सर्जन खिंचाव या जल संसंजन सिद्धांत। इसे कोइजन टेंशन थ्योरी भी कहा जाता है, और जोली और डिक्सन 1894 ने इसे प्रस्तुत किया था। इस सिद्धांत का समर्थन रेनर, कॉर्टिक्स, क्लार्क्स, बानर एंड गैस्टन और क्रेमर और कोजलेस्की के द्वारा किया गया था। इस सिद्धांत को समझने के लिए कुछ कैरेक्टर्स हैं कि जल किस प्रकार से जड़ों से और ऊपर तक पहुंचता है, जो सैप है वो पौधों के अंदर किस प्रकार से ऊपर जाता है, जिसके अंदर जल और लवण पदार्थ ऊपर चढ़ते हैं। तो पहला इसका जो लक्षण है वही है कि जल के अणुओं के बीच में कोइजन फोर्स मिलता है, और कोइजन फोर्स के कारण वाटर मॉलिक्यूल्स यानी H2O मॉलिक्यूल्स आपस में एक दूसरे से जुड़े रहते हैं, जिस जाइलम में एक कंटिन्यूस कॉलम बनता है यानी सतत जल स्तंभ बनता है।
दूसरा इसका लक्षण बताया गया है कि जल स्तंभ यानी वाटर कॉलम पर लगने वाला वाष्पोत्सर्जन खिंचाव, यानी जल जब ऊपर H2O के मॉलिक्यूल से एक दूसरे से अगर कोइजन फोर्स से जुड़े हैं तो ऊपर से पत्तियों के द्वारा पानी निकल भी रहा है, यानी एक ट्रांसपायरेशन पुल डेवलप हो रहा है जिसके कारण जल ऊपर चढ़ता है। तो पहला इसमें समझिए जाइलम में जल का कोइजन, जल संसंजन क्या है। जाइलम की जो वेसल्स होती हैं वो ट्यूबुलर शेप्ड होती हैं जो प्लांट की रूट से शीर्ष तक फैली रहती हैं, और ये कोशिकाएं एक के ऊपर एक पाई जाती हैं और इनकी भित्तियों में पोर्स भी पाए जाते हैं जिससे एक कंटिन्यूस ट्यूब बन जाती है। और ये जाइलम की वेसल्स में देखा जा सकता है। जाइलम की वेसल्स में जल भर जाता है और पानी के कोइजन और एडिजन फोर्सेस के कैरेक्टर्स के कारण एक कंटिन्यूस वाटर कॉलम बन जाता है, यानी जल के अणु सेल वॉल की दीवार से भी चिपकते हैं जिसे अपन एडिजन फोर्स कहेंगे, और जल के अणु आपस में भी एक फोर्स के द्वारा बंधे रहते हैं जिसे कोइजन फोर्स यानी संसंजन बल कहते हैं। तो ये मानते हैं कि कोइजन फोर्स की प्रबलता बहुत अधिक होती है जो कि 350 एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर होती है। इसलिए जल कॉलम के स्वयं के भार और अन्य बलों के बावजूद भी ये ब्रेक नहीं होता है। स्कोलेंडर एट ऑल 1957 ने बताया है कि सेल वॉल में पिट्स भी पाए जाते हैं और पिट्स के कारण वायु के जो बबल्स बनते हैं यानी जो वायु के बुलबुले डेवलप होते हैं वो भी वाटर कॉलम को ब्रेक नहीं करते हैं या उसको रोक नहीं पाते हैं। तो ये तो कोइजन ऑफ वाटर इन जाइलम हुआ, यानी जल के अणु आपस में एक फोर्स के द्वारा जुड़े हुए हैं। दूसरा है ट्रांसपायरेशन पुल। तो जल का जो खिंचाव है नीचे से न होकर जाइलम द्वारा प्लांट के ऊपरी भाग में जो पत्तियां पाई जाती हैं उनके द्वारा खिंचाव उत्पन्न होता है, यानी पत्तियों से पानी निकलता है। तो जैसा कि बताया गया है कि जाइलम वेसल्स ट्यूबुलर होती हैं और रूट से प्लांट के टॉप तक फैली रहती हैं, अपेक्स तक, और यह जाइलम ट्रैकिड्स द्वारा समर्थित रहती हैं, उनके साथ लगी रहती हैं जिनकी अंतःभित्ति के अंदर रंध्र पाए जाते हैं। तो इनका एक सिरा लीफ मेसोफिल्स के द्वारा सब स्टोमेटल कैविटी से जुड़ा रहता है, यानी पत्तियों के अंदर जो स्टोमेटा के नीचे जो कैविटी पाई जाती है उसे सब स्टोमेटल कैविटी कहा जाता है, और दूसरा सिरा रूट की पेरिसाइकल और एंडोडर्मिस और कॉर्टेक्स के द्वारा रूट हेयर से जुड़ा रहता है। तो एक्टिव ट्रांसपायरेशन के दौरान जल पत्तियों की मेसोफिल से इंटरसेलुलर स्पेस में जो रहता है वो वाष्पीकृत हो जाता है, यानी ट्रांसपायरेशन के द्वारा पानी निकल जाता है, और इससे लीफ के वाटर पोटेंशियल में कमी आती है। लीफ सेल्स जो है जहाँ से जल निकला है उस सेल का वाटर पोटेंशियल कम होता है। और हमने पढ़ा है कि जल की जो गति है वो अधिक जल विभव से कम जल विभव की ओर होती है। तो शुद्ध जल का जो मान है वो वाटर पोटेंशियल वो 0 माना गया, जो कि अधिकतम माना गया है। इसलिए जिस सेल में जल भरा हुआ है उस सेल का वाटर पोटेंशियल मैक्सिमम है, और जिस सेल के अंदर पानी निकल चुका है उसका वाटर पोटेंशियल कम है। इसलिए जिस सेल में पानी भरा है वहाँ से पानी जो रिक्त सेल होगी है वहाँ पर चला जाता है, और यह क्रम कंटिन्यूस चलता है। तो वाटर पोटेंशियल ग्रेडियंट की दिशा में एक कोशिका से दूसरी कोशिका तक और आखिरी में लीफ के जो वेस्कुलर बंडल्स हैं वहाँ तक जल गति करता है। और जाइलम के जो एलिमेंट्स हैं ये कंटिन्यूस रूप से, इसका जो कॉलम है जाइलम कॉलम वो पानी से भरा रहता है, इसलिए स्टेम के सिरे पर एक टेंशन डेवलप होता है या एक खिंचाव उत्पन्न होता है, और इस खिंचाव को ही ट्रांसपायरेशन पुल कहा जाता है। और यह खिंचाव लीफ के पेटियोल से स्टेम और आखिर में रूट तक पहुंच जाता है, जिससे जल का ऊपर की ओर गमन होता है, यानी पानी ऊपर चढ़ता जाता है। ट्रांसपायरेशन की जल खींचने की जो क्षमता है उसका प्रदर्शन भी किया गया है। एक यंग
प्लांट की ब्रांच को लेकर के जल में काट कर उस पर पोटोमीटर को लगा दिया जाता है और कुछ समय बाद जो वर्टिकल ट्यूब होती है उसमें पारे का जो लेवल होता है वो बढ़ा हुआ पाया जाता है और इससे ये पता चलता है कि लीफ के अंदर ट्रांसपायरेशन द्वारा जल में हुई कमी के कारण सक्शन प्रेशर डेवलप हुआ है, जिससे एसेंट ऑफ सेप की क्रिया संपन्न होती है। अब ये जो सिद्धांत दिया गया है कोइजन टेंशन थ्योरी, इसके समर्थन में कुछ एविडेंसेस भी दिए गए हैं। जैसे एक प्रमाण दिया गया है कि अगर लीफ की जो ब्रांच है उसको जल में काट कर मरकरी के मैनोमीटर में लगा दिया जाए तो ये पारे के बैरोमीटर के लेवल को भी ऊपर खींच लेता है। दूसरा, जल का जो कोइजन फोर्स है वो 350 एटमॉस्फेरिक होता है, जो जाइलम में वाटर कॉलम को टूटने से बचाता है। एक व्यू दिया गया है इसके अंदर समर्थन के अंदर स्कॉटलैंडर और एटॉल के द्वारा। उनके अनुसार जाइलम के जो वाटर कॉलम में एयर बबल्स आ जाते हैं, इसके बावजूद भी जल का जो कॉलम बना है वह टूटता नहीं है। फोर्थ समर्थन में प्रमाण है कि जल तनाव की स्थिति में वेसल्स का व्यास यानी डायमीटर कम हो जाता है और हाई ट्रांसपायरेशन होने पर वृक्षों के जो स्टेम्स हैं उनके डायमीटर में कमी देखी गई। यानी ट्रांसपायरेशन जब ज़्यादा होता है तो उनका जो स्टेम है उसके डायमीटर में कुछ परिवर्तन होता है, यानी कमी आती है। और एक प्रमाण है कि सामान्यतः जल अवशोषण की दर वाष्पोत्सर्जन दर के समान होती है, यानी जितना पानी उड़ता है उतना ही पानी नीचे से ऊपर भी चढ़ जाता है। तो जो सेल शेप है वह इसी प्रकार से गति करता है। तीसरा, इसमें एक सिद्धांत दिया गया है रूट प्रेशर थ्योरी, और यह यदि किसी प्लांट के अपेक्स को काट दिया जाता है तो उसकी मूल में उत्पन्न ऑस्मोटिक प्रेशर के कारण हम देखते हैं कि जल बाहर निकलता है। यानी किसी प्लांट को हम काट करके देखते हैं तो कुछ समय तक हमने देखा है कि उसमें से पानी निकलता रहता है, और ऑस्मोसिस और दूसरे जो फोर्सेस हैं उनके कंबाइंड इफेक्ट को ही रूट प्रेशर कहा जाता है। और ब्लीडिंग या गट्टेशन यानी पत्तियों के किनारों से जो बूंद बूंद करके पानी निकलता है, ये सब इसी बात के प्रमाण हैं कि रूट प्रेशर डेवलप होता है, जिसके कारण एसेंट ऑफ सेप की क्रिया संपन्न होती है। और यही वह बल है जिसके द्वारा रूट के सेंटर में जाइलम नलिकाओं में जल को फोर्सफुली पुश किया जाता है, और जिसे जाइलम वेसल से सेप ऊपर की ओर धकेला जाता है। यह मूल दाब एसेंट ऑफ सेप की क्रिया के लिए एक महत्वपूर्ण फैक्टर है। मूल दाब की जो वैल्यू है वह अधिक नहीं होती है, यह 2 एटमॉस्फेरिक से ऊपर होता है, जो जल को लंबे वृक्षों के शीर्ष तक पहुंचाने में सक्षम नहीं है। यानी रूट प्रेशर का जो मान बताया गया है वो 2 एटमॉस्फेरिक से थोड़ा ज़्यादा होता है, लेकिन यह वेसल से वायु निकालकर पुनः वाटर कॉलम को बनाने में सहायक हो सकता है। तो मूल दाब के विरोध में कई प्रमाण दिए गए हैं। जैसे इसके विरोध के अंदर काफ़ी एविडेंस दिए गए हैं कि रूट प्रेशर के द्वारा एसेंट ऑफ सेप की क्रिया नहीं हो पाती है या नहीं हो सकती है, क्योंकि मूल दाब अधिक से अधिक 2 वायुमंडल तक हो सकता है, जो कि ऊंचे जो प्लांट्स होते हैं जिनकी लंबाई काफ़ी अधिक होती है उनकी शिखर तक जल चढ़ाने में सक्षम नहीं होती। दूसरा, स्ट्रासबर्गर ने बताया कि मूल रहित जो प्लांट्स होते हैं उनके अंदर भी एसेंट ऑफ सेप की क्रिया होती है। जिन पौधों के अंदर जड़ें नहीं पाई जाती हैं वहाँ पर भी एसेंट ऑफ सेप की क्रिया होती है, तो रूट प्रेशर वहाँ नहीं होता है, इसके बावजूद भी रसावरण की क्रिया संपन्न होती है। थर्ड, रूट प्रेशर ठंडे, शुष्क या कम वायु वाली मृदा में जो प्लांट्स उगते हैं उनके अंदर नहीं डेवलप होता है, लेकिन उनके अंदर रसारोहण की क्रिया एक सामान्य क्रिया होती है। जो कोनिफर्स होते हैं उन प्लांट्स के अंदर भी रूट प्रेशर नहीं देखा गया है। इसलिए यह माना जाता है कि रूट प्रेशर थ्योरी के द्वारा
एसेंट ऑब्सेप की क्रिया संपन्न नहीं हो पाती। रूट प्रेशर को प्रदर्शित करने के लिए एक प्रयोग दिया गया है, यानी एक गमले में लगे जो प्लांट्स है उसको काफ़ी मात्रा में पानी दे करके उसे मिट्टी के लेवल से कुछ इंच ऊंचाई से काट दिया जाता है और उसे एक रबड़ नली के सहारे बैरोमीटर से जोड़ दिया जाता है और कुछ समय बाद पारे का तल बढ़ जाता है, जिसके स्केल के द्वारा यह बताया जा सकता है कि कितना जल ऊपर चढ़ा है। तो वास्तव में यह हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर होता है जो कि रूट सिस्टम में डेवलप होता है। इसी प्रेशर को रूट प्रेशर कहा जाता है। तो इन्होंने सपोर्ट में एविडेंस दिया था प्रयोग करके भी, लेकिन ये सही सिद्ध नहीं माना गया है। इसके बाद नेक्स्ट जो टॉपिक शुरू होता है वो वाष्पोत्सर्जन शुरू होता है और पत्तियों के द्वारा जो पानी उड़ता है उसी को ही वाष्पोत्सर्जन कहा जाता है। तो ट्रांसपायरेशन वाला जो पार्ट है इसको देखिए, यानी प्लांट्स के द्वारा सॉइल से जो अवशोषित जल है वो मुख्य रूप से पत्तियों या तने के द्वारा भाप के रूप में निकल जाता है और अवशोषित जल का कुछ भाग यानी 5% से भी कम प्लांट्स द्वारा उनके विकास और मेटाबॉलिक क्रियाओं के अंदर यूज हो पाता है। प्लांट के जो एरियल पार्ट्स होते हैं उनके लिविंग टिश्यू के द्वारा जल वाष्प के रूप में निकलता है और इस कमी को ही ट्रांसपायरेशन कहा जाता है। मेयर के अनुसार एक मक्का के प्लांट में लगभग 54 गैलन जल उसके एक सीजन में उड़ जाता है, जो कि उसके भार का 100 गुना है। तो ट्रांसपायरेशन और इवेपोरेशन के अंदर डिफरेंस है, इसको समझना होगा। जैसे ट्रांसपायरेशन एक जैविक क्रिया है जो कि सभी प्लांट्स में संपन्न होती है, जबकि इवेपोरेशन एक फिजिकल प्रोसेस है जो किसी भी फ्री सरफेस पर हो सकती है, जैसे तालाब से या नदी से पानी का उड़ जाना गर्मी के दौरान। ट्रांसपायरेशन के अंदर जल क्यूटिकल युक्त एपिडर्मिस या स्टोमेटा से होता हुआ निकलता है, जबकि इवेपोरेशन के अंदर कोई भी द्रव वाष्पीकृत हो सकता है, यानी इवेपोरेट हो सकता है और इसमें एपिडर्मिस की आवश्यकता नहीं होती है। तीसरा, ट्रांसपायरेशन की जो क्रिया होती है वो लिविंग सेल्स में होती है, जबकि इवेपोरेशन यानी वाष्पीकरण की क्रिया जीवित या निर्जीव सतह पर हो सकता है। नेक्स्ट, इसमें जीवित कोशिकाओं में यानी ट्रांसपायरेशन के अंदर जीवित कोशिकाओं में जो फोर्स डेवलप होते हैं वही कार्य करते हैं, जबकि इवेपोरेशन के अंदर जीवित या इसमें किसी प्रकार के जो फोर्स हैं उनकी आवश्यकता नहीं होती है। ट्रांसपायरेशन के अंदर लीफ या यंग स्टेम की सतह नम हो जाती है, जो इन्हें सूर्य के प्रकाश से जलने से बचाती है, यानी जो पानी निकल करके सरफेस पर आता है वो इन्हें धूप से भी बचाता है, हाई टेम्परेचर से भी बचाता है। जबकि इवेपोरेशन के अंदर सरफेस ड्राई हो जाती है, जैसे तालाब का पानी अगर उड़ जाता है तो सरफेस उसकी शुष्क हो जाएगी। तो ये इन दोनों के अंदर डिफरेंस है। अब ट्रांसपायरेशन की क्रिया किसके द्वारा होती है? स्टोमेटा के द्वारा, विशेष रूप से पत्तियों के अंदर। तो स्टोमेटा की संरचना और इनकी टाइप्स वगैरह जो हैं और जो मैकेनिज्म है वो अपन नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर पढ़ेंगे। थैंक यू।